हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में बताऊंगा, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस चाहे वो सीटेट की एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट की टीटी की एग्ज़ाम्स हो, और चाहे वो सुपर टेट की एग्ज़ाम हो, ये सारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। और एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक होने के नाते भी हमको व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब हम बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाएंगे, तभी हम कक्षा को सही से ट्रीट कर पाएंगे। अर्थात बालकों के अंदर जो वेरिएशन है उसको चेक करते हुए हम बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं, इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। आइए समझते हैं विस्तृत रूप में व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। व्यक्तिक विभिन्नता को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये बात समझ में आएगी आपको कि आप अपने चाहे क्लासरूम को देखें और चाहे अपने परिवेश को देखें। अगर मैं क्लासरूम की बात करता हूं तो आप क्लासरूम में देखेंगे जो आपके बच्चे होंगे कक्षा अवलोकन के समय, उस समय ये बात आपको देखने में आएगी कि हर बच्चा अलग अलग रुचि वाला है। बच्चों में तरह तरह की विविधताएं हैं, उनकी रुचियां अलग हैं, उनके रुझान अलग हैं, उनकी आवृत्तियां अलग हैं, उनकी मनोदशाएं अलग हैं। लिंग विभेद के आधार पर भी विविधताएं हैं, बुद्धि लब्धि के आधार पर भी विविधताएं हैं, सामाजिक स्थितियों को देखते हुए भी लग रहा है कि उनमें विविधताएं हैं, शारीरिक दृष्टिकोण को भी देखने के आधार पर लग रहा होगा आपको क्लासरूम के अंदर विविधताएं हैं। कुछ बच्चे मोटे होंगे, कुछ दुबले होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे कद के होंगे, कुछ हष्टपुष्ट होंगे। इस तरह से आप शारीरिक आधार पर भी देखेंगे। कुछ बच्चे मानसिक तौर पर काफ़ी परिपक्व होंगे, कुछ बच्चे जो हैं मंद बुद्धि वाले होंगे, कुछ प्रखर बुद्धि वाले होंगे, कुछ प्रतिभाशाली बालक होंगे, कुछ क्रिएटिव माइंडेड बच्चे होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कुछ में सृजनशीलता होगी, जो किसी मौलिक कार्य को करने के प्रणेता होंगे, और कुछ आप देखने में आएगा कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बालक होंगे। तो आप देखेंगे हर तरह की क्लासरूम के अंदर हर तरह की विविधता आपको देखने में नजर आती है। इस विविधता का ज्ञान एक शिक्षक होने के नाते आपको होना अति आवश्यक है। जब भी आप कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए जाएंगे तो अपनी उस क्लासरूम के अंदर कौन कौन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हम बच्चों की इन डिफरेंसेस को जान करके ही हम कक्षा को सही तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। एक संतुलित कक्षा को बनाए रखने के लिए आप अपने रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं को और जो आपने अपने पाठ्यक्रम में जिस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उस शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको जानना जरूरी है। उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी रुचियों, मनोदशाओं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके आप क्या करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे। यही विविधताएं क्लासरूम से जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी देखी जाती हैं। आपके समाज में भी देखेंगे कि उम्र दराज के लोगों में कुछ कम उम्र के हैं लोग हैं, कुछ ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें इस उम्र के आधार पर विविधता है। जैसे कि आप क्लासरूम में देख रहे थे लड़के और लड़कियों अर्थात लिंग के आधार पर विविधता है, ऐसे आपके समाज में भी लिंग के आधार पर विविधता देखने को मिलेगी। वातावरणीय दशाओं के आधार पर भी विविधता देखने को मिलेगी। कहीं पर ठंडे प्रदेश हैं, कहीं पर गर्म प्रदेश हैं, उस कारण जो आपकी शारीरिक संरचनाएं हैं उनमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आप देखें आपके चारों ओर तरह तरह की विविधताएं हैं, अर्थात कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हैं। उन सारे बच्चों में कोई ना कोई डिफरेंसेस अवश्य हैं। उन डिफरेंसेस को पढ़ना, चाहे वो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप देखें, संकुचित अर्थों में देखें, और एक चाहे बृहद अर्थों में देखें, एक अच्छे शिक्षक बनते हुए देखेंगे, तो उनकी जानकारी होना सबको अति आवश्यक है। इसको लेकर के मैं अगर बातचीत करूं आप लोगों के बीच में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता आज के क्या प्राचीन समय में नहीं थी, तब भी थी। ये व्यक्तिक विभिन्नता जब से इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया तब से लेकर के आज तक अभी भी है और लगातार बनी भी रहेगी। लेकिन इस व्यक्तिक विभिन्नता को पहचान कर कक्षा शिक्षण में
उसको किस तरह से सही से प्रयोग किया जाना है एक शिक्षक के तौर पर, इसके लिए जो सबसे पहला वैज्ञानिक रूप में विचार प्रस्तुत किया वो व्यक्ति थे जिनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। इनके प्रतिपादक कहे जाते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं को सबसे पहले उन्होंने ही पहचाना, इसलिए उसको व्यक्तिक विभिन्नताओं के प्रतिपादक के नाम से वो जाने गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी सन 1869 में, हेरिडिटरी जीनियस। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में लोगों को जानकारी दी और उस आधार पर लोगों का नजरिया बदला, चाहे वो कक्षा शिक्षण के दृष्टिकोण से हो और चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो। लोगों ने ये बात समझने का प्रयास किया कि वास्तव में हम जब कक्षा शिक्षण करने जाते हैं तो कक्षा शिक्षण में कोई भी दो बालक या दो से अधिक बालक एक जैसे नहीं होते। उनकी बुद्धि लब्धि में अंतर होता है, उनकी सामाजिक स्थितियों में अंतर होता है, आप देखेंगे तो उनकी भाषाई स्थितियों में अंतर होता है। तो इन सारी स्थितियों के अंतर को पहचानते हुए क्या किया जाए, कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाए तो हमारा शिक्षण अत्यधिक प्रभावी, अत्यधिक सुगम, अत्यधिक सरल होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे कक्षा शिक्षण के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। उन बच्चों को आप यदि अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो शिक्षण के उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं उन शिक्षण उद्देश्यों की परिपूर्ति अच्छे से हो पाए, तो उन बच्चों के डिफरेंसेस को आपको समझना पड़ेगा, उन व्यक्तियों के व्यक्तिक विभेद को समझना पड़ेगा। उस विभेद को समझते हुए उस गैप को यथासंभव आप कम करने का भी प्रयास करेंगे। कुछ विभिन्नताएं आप अपने स्तर से भी कम कर सकते हैं और जितनी व्यक्ति विभिन्नताएं आप कम कर ले जाएंगे कक्षा शिक्षण में, उतना ही शिक्षण आपका सरल होता जाएगा, सुगम होता जाएगा, उतनी कठिनाइयां एक शिक्षक के लिए कम होती जाएंगी। जितनी ज़्यादा व्यक्तिक विभिन्नताएं होंगी क्लासरूम के अंदर, उतनी ज़्यादा समस्याएं भी एक शिक्षक के लिए बच्चों को ट्रीट करने में होती हैं। तो मैंने बताया कि सन 1869 में सबसे पहले हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर इस बात को प्रस्तुत किया कि व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है। तो व्यक्तिक विभिन्नता पर सबसे पहले प्रकाश डालने वाले व्यक्ति सर फ्रांसिस गाल्टन है। ये सुपर टेट में लास्ट जब 69,000 भर्ती आई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इनका उस पुस्तक का नाम हेरिडिटरी जीनियस, सर गाल्टन ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है हेरिडिटरी जीनियस। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर अगली बात आती है कि व्यक्तिक विभिन्नता को हम किन किन आधारों पर पहचानते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, आधार पहचानने के कुछ मुख्य आधार होते हैं और कुछ गौण आधार होते हैं। तो अगर हम मुख्य आधारों की बात करें तो 3 आधारों पर, एक तो शारीरिक है, दूसरा है मानसिक और तीसरा है व्यक्तित्व के आधार पर हम व्यक्तिक विभिन्नता को क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। अगर हम देखें तो क्लासरूम के अंदर जब हम व्यक्तिक विभिन्नताओं की बात करते हैं तो हमारी क्लासरूम के अंदर आप देखेंगे बच्चों में तरह तरह की शारीरिक विविधताएं भी होती हैं। कुछ बच्चे दुबले होंगे, कुछ बच्चे आप देखेंगे तो हष्ट-पुष्ट होंगे, कुछ बच्चे अच्छे कद के होंगे, अच्छी लंबाई होगी उनका, और कुछ बच्चे आप देखेंगे कम लंबाई वाले होंगे। कुछ बच्चों का शारीरिक वजन संतुलित स्थिति में होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका वजन असंतुलित होगा, थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सामान्य से कम होगा। तो ये वो स्थितियां हैं, शारीरिक स्थितियों के आधार पर मैंने आपको बताया था, प्लेटो जी का कथन था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और जब आपका शरीर स्वस्थ है, संतुलित शरीर है, तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्थितियां भी प्रभावित होती हैं। तो क्लासरूम के अंदर आपने देखा तरह तरह की शारीरिक विविधताएं होती हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी आपको शारीरिक दुर्बलताएं देखने को मिल जाएंगी। कुछ बच्चे दिव्यांग देखने को मिल जाएंगे, कभी दृष्टिबाधित बच्चे मिल जाएंगे, कभी अस्थि विकलांग बच्चे मिल जाएंगे। अलग अलग तरह की विविधताएं आपको क्लासरूम के अंदर देखने को मिल जाएंगी, जो प्राय किस आधार पर होंगी, शारीरिक आधार पर होंगी। कुछ गोरे होंगे, कुछ काले होंगे, कुछ सामान्य होंगे। तो इस तरह की विविधताएं भी क्लासरूम के अंदर होती हैं। कुछ बच्चे जो है शारीरिक रूप से 2 बच्चे आपको देखने में एक जैसे भले लगते हों, लेकिन उनकी क्षमताओं में अंतर देखने को मिलेगा। कोई बच्चे आप देखेंगे तो ज़्यादा वजन एक साथ उठा लेंगे, कुछ बच्चे उतना वजन नहीं उठा पाएंगे।
तो उनकी सामाजिक स्थितियों पर काफ़ी सरोकार होता है। निश्चित तौर पे आप समझ पाए होंगे कि क्लासरूम के अंदर तरह तरह की शारीरिक क्षमताओं वाले बालक, जिस क्लासरूम को हम कक्षा अवलोकन करने जा रहे हैं, उस क्लासरूम के अंदर आपको तरह तरह की शारीरिक विविधताओं वाले बालक देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है मानसिक। आप देखें तो आपकी क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी बात को बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। आप जैसे ही किसी बात को कहोगे तुरंत उस बात को वो याद कर लेंगे। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? प्रखर बुद्धि बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी कही हुई बात को सामान्य तौर पर जब आप अच्छे से समझाएंगे तभी उनको समझ में आएगा, तो वो सामान्य बालक होंगे। और कुछ बालक ऐसे होंगे चाहे आप कितनी भी अच्छी तरीके से आप समझाएं, उनको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो जड़ बुद्धि बालक होंगे। तो ऐसे बालक देखेंगे क्लासरूम के अंदर भी तरह तरह की विविधताएं बुद्धि के आधार पर भी होंगी, मानसिक स्थितियों के आधार पर भी होंगी। कुछ बच्चे क्रिएटिव माइंडेड होंगे, कुछ बच्चे सृजनशीलता पर आधारित होंगे, उनमें मौलिक गुण होंगे, चीज़ों को अपने आप जो है संवारना, नई नई चीज़ों को बनाना जानते होंगे। और कुछ बच्चे मैंने बताया प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, जो जीनियस माइंडेड बच्चे होते हैं, जो आप एक एग्जाम्पल देंगे उसी तरह के 4 एग्जाम्पल आपके सामने वो रख देंगे। तो बच्चों की मानसिक स्थितियों का अवलोकन करने से भी ज्ञात होता है कि क्लासरूम में भी मानसिक आधार पर भी बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। उसी क्लास में कुछ बच्चे, जब आप सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो जड़ बुद्धि बालक होंगे। आप तरह तरह के उदाहरणों को इस तरीके से समझाओगे, कुछ उदाहरण उनके समझ में आएंगे, कुछ उदाहरण हो सकता है उनके समझ में ना आए। कुछ बच्चे ऐसे क्लासरूम में मिलेंगे जिनको सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो औसतन आपकी बात को समझ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप देख पाएंगे आपकी क्लासरूम के अंदर मानसिक आधार पर भी कई तरह की विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। इसी आधार पर बालक कभी प्रतिभाशाली होता है, कभी प्रखर बुद्धि वाला होता है, कभी जड़ बुद्धि वाला होता है। तो इस तरह से इनके कैटेगराइजेशन को हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। अगली बात आती है व्यक्तित्व को लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर के। आपके क्लासरूम में तरह तरह की व्यक्तित्व वाले भी बालक मिलेंगे। कुछ बच्चे संकोची स्वभाव के होंगे, कुछ बच्चे मिलनसार स्वभाव के होंगे, कुछ बच्चे अपनी बात को बाह्य रूप में कह देते होंगे, कुछ बच्चे जो है अंदर ही अपनी बात को दबाकर रखने वाले होते होंगे, कुछ बच्चे दोनों का संपूर्ण रूप वाले होंगे। अर्थात कुछ बच्चे अंतर्मुखी व्यक्तित्व के मिलेंगे, कुछ बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मिलेंगे, और कुछ बच्चे उभयमुखी व्यक्तित्व के मिलेंगे। युंग ने जो व्यक्तित्व के कैटेगराइजेशन किए हैं, उस आधार पर आप देखेंगे कुछ बच्चे जो है अपने आप में ही खोए रहने वाले संकोची स्वभाव के होंगे, जो अपनी बात को बाह्यतम रूप में नहीं लाते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने आंतरिक भावों को स्वतंत्र रूप में बाहरी वातावरण में क्या करते होंगे, व्यक्त कर देते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कभी कभी संकोच करते होंगे और कभी कभी एकदम से अपनी बात को कह देते होंगे। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का कुल योग आप देखेंगे, उसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का योग होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होंगे। तो इस आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर भी कई सारी विविधताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। निश्चित तौर पर आप देखोगे, मैंने बताया कि व्यक्ति विभिन्नताओं को मापने के मुख्य अगर 3 आधार बनाए गए, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के आधार पर। लेकिन वास्तव में आप इस बात को अगर समझेंगे तो मानसिक स्थितियों का सही से अवलोकन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रीमैन और उसके बाद फ्लोरी। फ्रीमैन और फ्लोरी ने इसका एक ग्राफ खींचा। उन्होंने ग्राफ में जो बात कही, एक सामान्य संभावित वक्र मानसिक स्थितियों का क्लासरूम के अंदर जो होती हैं, उस आधार पर एक वक्र खींचा है। और उसमें उन्होंने बताया कि उस वक्र के अनुसार 50% जो बच्चे होते हैं वो लगभग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन 16% जो बच्चे हैं वो सामान्य से उच्च बुद्धि वाले होते हैं। उतने ही बच्चे आप देख रहे हैं सामान्य से कम बुद्धि वाले, अर्थात 16% वाले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनका परसेंट 7% उन्होंने दिखाया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, लगभग यहाँ पर 2%। आप देखें ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ बच्चे जड़ बुद्धि वाले भी होते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम, लगभग उनकी संख्या कितनी है, 2% होती है। तो आप जो फ्रीमैन और फ्लोरी ने अपना ग्राफ खींचा, सामान्य संभावित वक्र खींचा मानसिक क्रियाओं को अवलोकन करते हुए क्लासरूम के अंदर, तो वो उनका अपने परिस्थिति, अपने
दृष्टिकोण से ये वक्र है, आप निश्चित तौर पे लगभग और लगभग इस बात को क्लासरूम के अंदर देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जड़ बुद्धि बालक भी नहीं होंगे आपके क्लास में और बहुत ज्यादा आपकी क्लास में प्रखर बुद्धि बालक भी नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में होंगे जो सामान्य स्तर वाले होंगे। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी क्लासरूम का और अपनी जो वातावरण है, उस वातावरण, उस परिवेश के अंदर जो उन्होंने अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर एक सामान्य संभावित वक्र खींचा। वो सामान्य संभावित वक्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर दिखाया गया है। क्वेश्चन कई बार हेरिडिटरी जीनियस को लेकर के जो उन्होंने पुस्तक लिखी है सर गाल्टन साहब ने, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में बन जाते हैं। फिर अगली बातें आती है कि क्या हम इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, क्लासरूम के अंदर जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्या इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम केवल और केवल इन्हीं 3 आधारों पर ही जाने? नहीं, कुछ और आधार हैं जिनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी बात आपकी क्या हो पाएगी, पूर्णांश हो पाएगी। अभी बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए आइए चलते हैं इनके कुल टाइप्स को लेकर के। जैसा कि आपने जाना, क्लासरूम के अंदर कई सारी शारीरिक विविधताएं होती हैं। आपने देखा कुछ बच्चे दुबले हैं, कुछ बच्चे पतले हैं, कुछ बच्चे लंबे हैं, कुछ छोटे कद वाले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ संतुलित वाले हैं। तो इस आधार पर कुछ दिव्यांग बालक भी हैं। तो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे क्लासरूम के अंदर शारीरिक विविधताओं वाले बालक, अलग अलग क्षमताओं वाले बालक आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर मानसिक स्थितियां भी आपने देखी क्लासरूम के अंदर, जैसा कि फ्रीमैन साहब ने अपना एक ग्राफ खींचा, उस आधार पर भी स्पष्ट है कि क्लासरूम के अंदर कभी जड़ बुद्धि बालक होंगे, कभी प्रखर बुद्धि बालक होंगे, कभी सृजनशील बालक होंगे, कभी प्रतिभाशाली बालक होंगे, कभी सामान्य बालक होंगे। इस तरह के सारी विविधताएं आपको क्लासरूम के अंदर देखने को मिल जाएंगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी बात को तुरंत कैच कर लेते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप बार बार अलग अलग उदाहरणों को देंगे तभी उस बात को आप समझ पाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे सिर्फ एक बार आप एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल का सहारा लेते हुए किसी नई चीज को इंटर कोरिलेट कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आपने एक सामान्य क्वेश्चन हल कर दिया, उसके बाद आपने एक नई चीज उसमें जोड़ दी, उस आधार पर वो अपने मानसिक स्थितियों का प्रयोग करते हुए सवाल को हल कर लेने वाले होते होंगे। तो आप देखेंगे बच्चों में मानसिक आधार पर भी कई सारी विविधताएं क्लासरूम के अंदर होती हैं। फिर अगली बात आती है सामयिक स्थितियों की, संवेदनाओं की। आप अच्छे तरह से, जब हम सामयिक स्थितियों की बात करते हैं, सामयिक शब्द इमोशन से मिलकर बना हुआ है, और इमोशन का मतलब होता है ई प्लस मोशन। ई मतलब आंतरिक और मोशन का मतलब है गति। जब अंदर की गति होगी तो उसी को हम लोग कहेंगे इमोशन। और अंदर किस आधार पर गतियां होती हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अंदर से हाव भाव आपके जो उठेंगे वही अंदर की गति है। आप देखेंगे कुछ बच्चे जो रोने वाले स्वभाव के होंगे, कुछ बच्चे हंसमुख स्वभाव के होंगे, प्रेम सौहार्द ये सारी चीजें, कुछ दुखी रहने वाले बच्चे होंगे, कुछ करुणा स्नेह प्रेम, ये सारी चीजें आप लोगों को मैकडोगल ने जो अपने 14 प्रकार बताए, उन टाइप्स को लेकर के आप इमोशंस को जोड़ करके देख सकते हैं। बच्चों में अलग अलग प्रकार के इमोशन होते हैं। कुछ मैंने बताया कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्र से प्रेम होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस बात से ज्यादा मतलब नहीं होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्रांतिकारी स्वभाव वाले होंगे, कुछ बच्चे देशद्रोह जैसी भावनाएं रखते हैं। लेकिन इन स्थितियों से अलग करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। राष्ट्र प्रेमी हर बच्चे को बनाए ताकि राष्ट्र आपका उन्नत हो, राष्ट्र आपका विकसित हो और राष्ट्र अपने चरम उत्कर्ष की स्थिति को प्राप्त करे। निश्चित तौर पे एक शिक्षक की भूमिका यहाँ प्रमुख होती है। शिक्षक कभी भी गौण भूमिका में नहीं होता। बालकों की मनोदशाएं, बालकों की स्थितियां, उनका बनना बिगड़ना कहीं ना कहीं इस समाज के आईने के रूप में जब आपको देखा गया है तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं आप पर एक बृहद जिम्मेदारियां हैं। हर चीज की स्थितियों का सही से अवलोकन करते हुए, बच्चों की मानसिक दृष्टिकोण को देखते हुए आपको उनके साथ लगातार बने रहना होगा, तभी आप चीजों को सही से समझ सकते हैं। तब जब बात आती है सामयिक स्थितियों की, जैसे मान लिया कोई एक उदाहरण लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लिया कहीं ट्रक जा रहा था, उस ट्रक से मान लिया ज़्यादा तेज मोड़ के पे उसने चलाया और वो क्या हुआ, वो ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलट गया, अब उसको देखने के लोगों की वहां भीड़ जमा हुई। तो वहां पर जब भीड़ जमा हुई तो उसमें कुछ लोग ऐसे देखने में मिले जिनको दुख हुआ इस बात से।
कि ये ट्रक पलट गया है, अब बेचारे बताओ इनको चोट लगी या दुर्घटनाग्रस्त हो गए, या मान लो घटनास्थल पर ही कोई वारदात ऐसी हो गई जो अप्रिय थी, तो उस स्थिति को देख करके उनको दुख होगा। कुछ लोगों को दुख नहीं होगा, वो कहेंगे कि नहीं ये बहुत नालायक थे, मोड़ पर उन्होंने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, इस वजह से ये हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं दृष्टिकोण अलग अलग है, सामयिक आधार पर दृष्टिकोण अलग अलग है। कुछ दुखी रहने वाले और कुछ बड़ा अपने आप से इस बात को लेकर के गुस्सैल स्वभाव के होंगे, क्रोध करने वाले होंगे कि मोड़ पर इतनी तेजी से क्यों चलाया उसने। कुछ ऐसे होंगे जिनको एक सामान्य स्थिति से गुजर रहे होंगे, जिनको इस घटना से, इस अप्रिय घटना से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने मतलब से मतलब है, अपने काम से मतलब है। कुछ ऐसे भी स्वभाव के लोग होंगे। तो सामयिक स्थितियां भी क्लासरूम के अंदर अलग अलग होती हैं। प्रेम, करुणा, सौहार्द, दुख, सुख, ये सारी चीजें, स्नेह, ममता, ये सारी चीजें आप देखेंगे हर बच्चे में अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल जाती हैं। निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर सामयिक स्थितियां मुख्य रूप से बच्चों में अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। जब हम संवेगों की बात करते हैं तो मैकडूगल का नाम जरूर याद कर लेते हैं। जब हम आगे पढ़ाएंगे मैकडूगल के जो उन्होंने प्रकार बताए 14, उन सारी चीज़ों को सही से समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा लिंक करा रहा हूं ताकि आप संवेगों को सही से समझ पाएं। अंदर जो वेग उठे, आपके अंदर जो वेग उठे, उन्हीं को संवेग कहा जाता है और उसी स्थिति पर सामयिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उस आधार पर बच्चे हमारे क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं, अपने हाव भाव प्रकट करते हैं, जिनको संवेगात्मक स्थिति कहा जाता है। और क्लासरूम के अंदर ये अलग अलग डिफर होती है। फिर बात आती है समाज की। आप जानते हैं प्रत्येक समाज की अपनी एक अपना एक स्वरूप होता है, अपनी एक संरचना होती है, अपने व्यवहार प्रतिमान होते हैं। कुछ समाज के लोग ऐसे होते होंगे जहां पर बहुत सारे लोग देखे होंगे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें करते होंगे। कुछ समाज के लोग ऐसे होंगे जहाँ पर ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग रहते होंगे और जहाँ पर वो अपने बच्चों को संस्कारों से पिरोते होंगे। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे ये दोनों ही माहौल एक दूसरे के उल्टा हैं। जो आपकी सामाजिक स्थिति है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होती है। साथ में निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं जो आपकी जैसी सामाजिक स्थिति होगी, जिस समाज से बच्चा आ रहा होगा, निश्चित तौर पर आपके क्लासरूम के अंदर डिफरेंटिबिलिटी अवश्य दिखाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को अलग से अलग जरूर दिखाएगा। तो सामाजिकता का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे समाज होगा वैसे ही उसके व्यवहार प्रतिमान होंगे, उसी आधार पर क्लासरूम के अंदर रिएक्ट करेगा। फिर वो बाद में निर्भर करता है एक शिक्षक पर कि उसको किस तरह से उनके व्यवहारों का परिमार्जन करे, कैसे शिक्षा के जरिए उनके व्यवहारों का परिमार्जन करके उनका व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे। ये आगे की बात होगी। लेकिन आप देखेंगे हमारी सामाजिक स्थितियां अलग अलग होंगी, तो सामाजिक स्थितियों के आधार पर भी बालकों में विविधताएं देखने को क्लासरूम के अंदर मिल जाएंगी। फिर अब अगली बात आती है भाषाई विविधता की। आप देखें हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हमेशा ये कहा गया कि जो हमारे प्राथमिक बच्चे हैं उनको हम मातृभाषा में शिक्षा दें। क्यों? क्योंकि वो अपनी माता की भाषा को सही से समझते हैं, उसके साथ लगातार जुड़े रहे हैं, उस संस्कृति को पहचानते आए हैं, अपनी उस माँ से लगातार उनका प्रेम रहा है और उस प्रेम की भाषा को अच्छे से वो समझ सकते हैं। उन बच्चों के साथ जब हम उस भाषा को जोड़ते हैं तो उनको अलग सा कुछ फील नहीं होता है। निश्चित तौर पे भाषाई आधार पर भी आपको विविधता देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कुछ बच्चे अगर अलग क्षेत्र से आ रहे होंगे, दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे होंगे, तो उनकी बोलचाल में भी कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। सपोज अगर आप इस बात को मान लीजिए कि अगर मान लिया आप केरल के रहने वाले हैं और आप यहाँ लखनऊ में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप अलग अलग प्रदेशों की स्थितियों को तो छोड़ ही दीजिए, एक ही प्रदेश में आप देखिए अलग अलग शहरों की भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। उस कारण बच्चों को जब क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को भाषाई स्थितियां समझने में भी समस्याएं आ जाती हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी इस बात को। आप भाषा के आधार पर भी कई सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी। बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है आपको उनकी भाषा सही से समझ में ना आए, और जब सारे बच्चे एक साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन के जरिए वो सारी बात क्लियर हो जाती हैं, तो आप देखेंगे आपके क्लासरूम के अंदर
भाषा के आधार पर भी कई सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ये टर्म काफ़ी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, भाषाई विविधता, और काफ़ी इस बात को लेकर के प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं। आगे मैं भाषाई विविधताओं को लेकर के विस्तृत में चर्चा करूँगा, वहाँ पर अब बहुत सारे क्वेश्चंस को कनेक्ट करूँगा। आप देखेंगे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज के हिसाब से अलग अलग लोगों की भाषाएं हैं, रंग रूप भेद आदि, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। आप देखेंगे भाषाई आधार पर आप अलग अलग राज्यों में चले जाएंगे, कहीं के लोग तेलुगु बोलते हैं, कहीं के लोग मलयालम बोलते हैं, तो कहीं जो है आप कथकली बोलते हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के भाषाई विविधताएं आपको क्लासरूम के अंदर देखने को मिल जाएंगी। ये संभव है, एक टीचर को अच्छे से इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर बात आती है कि वास्तव में इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। पहला उसका कारण दिया हुआ है वंशानुक्रम। निश्चित तौर पे आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जो बच्चों के अंदर विविधताएं हैं वो कहीं ना कहीं उसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से आता है, अपने वंशजों से आता है, अपनी जो आनुवंशिक गुणधर्मों से आता है। जो अपने माता पिता, उनकी जो संतानें हैं, वो निश्चित रूप से आनुवंशिक गुणों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, और उसी आधार पर अधिकांश भाग बच्चे का जो है उस पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के माँ बाप का सीधा सा प्रभाव उसके बच्चे पर कहीं ना कहीं अवश्य पड़ता है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत सारा भाग उनकी वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है, वंशावली पर डिपेंड करता है, उनके पूर्वजों पर डिपेंड करता है, उनके माँ बाप की संतानें जो हैं उनके माँ बाप पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार के माँ बाप होंगे, जैसे उनके व्यवहार प्रतिमान होंगे, जैसे उनकी समझ होगी, जैसी उनकी मानसिक स्थितियां होंगी, जैसे उनके सरोकार होंगे, इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं उन बच्चों पर आप देखेंगे सीधा सा प्रभाव अवश्य पड़ता है। आगे मैं इस बात को लेकर के विस्तृत चर्चा करूंगा अगले लेक्चर में। फिर अगली बात आई वातावरण की। निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे हमारे अलग अलग स्थानों का वातावरण अलग अलग देखने को मिलता है, इस आधार पर विविधताएं हो जाती हैं। आप देखें तो भौतिक स्वरूप को देखते हुए आप भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में अगर रखते हैं तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर देखिए और इंडिया का स्ट्रक्चर देखिए, अन्य सारे कंट्रीज़ के स्ट्रक्चर को आप मैच करते होंगे। जब आप कभी क्रिकेट देखते होंगे तो निश्चित रूप से देखे होंगे कि कहीं के लोग ज़्यादा लंबे तड़ंगे होते हैं, कहीं के लोग तो वो काले कलर के होते हैं, कहीं के लोग गोरे बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं के लोगों को गर्मी कम सूट करती है, कहीं के लोगों को लगातार सर्दी में लगातार बना रहना होता है। तो अलग अलग वातावरणीय दशाओं के कारण भी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, आप देखिए कितने लंबे तरंगे होते हैं। आप देखते होंगे जो यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी खिलाड़ी उतनी गोरे होते हैं। आप जैसे ही अफ्रीका चले जाएंगे, जैसे मान लिया आप कीनिया वगैरह में चले गए, वहाँ के लोग जितने भी आप देखेंगे भूमध्य रेखा के आसपास के वाले जो भी देश हैं वो सब क्या होते हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण वो सब काले होते हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वातावरणीय दशाएं, जो भौगोलिक दशाएं हैं, उनके जो स्वरूप हैं, निश्चित तौर पर उसका सीधा सा प्रभाव व्यक्तित्व विभिन्नता पर अवश्य पड़ता है। उस आधार पर भी विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, वो तो एक बड़े परिक्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, एक छोटे से परिक्षेत्र की आप बात कर लें, वहां के वातावरण का सीधा प्रभाव उस बच्चे पर अवश्य पड़ता है। जैसा वहां का वातावरण होगा वैसे ही उस बच्चे की मनोस्थितियां होंगी, वैसे ही उसके रुझान होंगे, वैसे ही उनकी अभिवृत्तियां होंगी। निश्चित तौर पे आप कह पाएंगे कि वातावरण का सीधा प्रभाव कहां पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। अगली बात आती है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता की। आप जैसा कि मैंने बताया कि निश्चित तौर पर आपकी वंशावली, प्रजाति का मतलब है आपके वंशजों के स्वरूप को लेकर के। तो निश्चित तौर पे जो प्रजाति है आपकी वंशावली से सीधे ओतप्रोत है, और जो राष्ट्रीयता है किसी निश्चित भौगोलिक परिक्षेत्र की बात है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने इन दोनों चीज़ों में कंसिडर कर ही दिया। आप अच्छे से समझ पाएंगे राष्ट्रीयता से वहाँ की भावनात्मक स्थितियाँ बदलती हैं, वहाँ के संस्कृतियाँ बदलती हैं, वहाँ के व्यवहार प्रतिमान बदलते हैं। इस आधार पर भी आप देख पाएंगे तरह तरह की प्रकार की विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्लासरूम के अंदर देखने को मिल जाती हैं। राष्ट्रीयता के आधार पर वहाँ के मौलिक अधिकार अलग अलग होंगे। निश्चित तौर पर अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं।
सब राष्ट्रों के अपने अपने अलग अलग संविधान हैं, वहाँ की अपनी वेशभूषाएं हैं, वहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, वहाँ के अलग अलग सरोकार हैं। इन आधार पर भी आप देखेंगे लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। अगली बात आती है आयु एवं बुद्धि की। निश्चित तौर पे आप देखते होंगे कि एक उम्र के साथ साथ बुद्धि लब्धि का एक आकलन होता रहता है। हम छोटे से बच्चे से इस तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते जो 15 साल के बच्चे से कर पाएंगे। हम ठीक इसी प्रकार 35 साल के उस व्यक्ति से वो अपेक्षा नहीं कर सकते जो 15 साल से करेंगे। तो आप देखेंगे अलग अलग उम्र दराज के लोगों में अलग अलग प्रकार की मानसिक दशाएं, अलग अलग प्रकार की मानसिक स्थितियां परिकलित होती हैं। इस आधार पर आप देखेंगे उम्र और बुद्धि का जो स्वरूप होता है लगातार बदलता जाता है। लोगों की परिपक्वता के आधार पर जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं उनकी बुद्धि प्रखर होती जाती है, बुद्धि जो है विकसित होती जाती है और अपने अनुभवों के कुल योग से व्यक्ति वातावरण के साथ संयोग करता है, वातावरण के साथ इंटरेक्ट होता है, अंतःक्रिया करता है और उस आधार पर क्या होता है अपना कार्य संपादित करता है। तो निश्चित तौर पे आयु और बुद्धि के आधार पर भी आप देखेंगे व्यक्ति विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। निश्चित तौर पे मैंने बताया कि जो 5 साल का बच्चा है, जो 10 साल का बच्चा है, जो 15 साल का बच्चा है, जो 22 साल का बच्चा है, आप इन सारे बच्चों में इनकी उम्र के कारण बुद्धियों में भी अंतर देखने को पाएंगे। आपकी जीवन के साथ जितने सारे अनुभव जुड़ेंगे उसी आधार पर आपकी बुद्धि का विकास भी होता है। तो निश्चित तौर से आयु और बुद्धि के कारण भी व्यक्तिगतता देखने में आती है। अगली बात आती है परिपक्वता। ये वही बात है लगभग मैंने बताया कि जैसे जैसे आप देखेंगे उम्र के हिसाब से आप बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन के साथ बहुत सारे अनुभवों का संयोग होता जाएगा, आपके जीवन के साथ अनुभव बहुत सारे जुड़ते जाएंगे। उन अनुभवों के आधार पर आपके अंदर मैच्योरिटी का लेवल अलग अलग एजेस में अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर परिपक्वता के आधार पर भी आप देखेंगे व्यक्ति विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। फिर आती है बात लिंग की। आप देखें तो लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर विविधता तो क्लासरूम में साफ साफ देखने में आती है। उस आधार पर निश्चित तौर पे आप कह पाते हैं महिलाओं में कुछ अलग अभिव्यक्तियां होती हैं, कुछ अलग रुचियां होती हैं, कुछ अलग रुझान होते हैं, कुछ उनकी मनोदशाएं अलग होती हैं क्योंकि उनको घरेलू कार्यों से संलग्न रहना पड़ता है और पुरुष को बाहरी जो कार्य हैं उन सारी चीज़ों से ज़्यादा संलग्न रहते हैं। उस परिवेश के साथ अंतःक्रिया जब वो करते हैं तो उनके व्यवहार, उनकी रुचियाँ, उनकी अभिवृत्तियाँ, उनकी सोच, उनकी मनोदशाएं ये सब क्या होती हैं लगातार बदलती रहती हैं। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि लिंग के आधार पर विविधताएं स्पष्ट रूप में देखने में नजर आती हैं। उसी हिसाब से उनके व्यवहार प्रतिमानों का निर्माण होता है। निश्चित रूप से आप कह पाएंगे जो अगला इसका टाइप है वो आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे लेकर के कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति आप देखते होंगे, मैंने बताया कि बच्चा किस समाज से आ रहा है और किस परिवेश से आ रहा है, वहां की आर्थिक स्थितियां कैसी हैं, इस आधार पर भी विविधता आपको देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कहीं दीन दुखी गरीब जो आपका ग्रामीणचल क्षेत्र है वहाँ पर उस निश्चित परिवेश के भीतर अगर मान लिया आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपके पास अच्छे संसाधन नहीं हैं और उन संसाधनों की अनुपलब्धता के आधार पर आपकी जो मनोदशाएं हैं, आपके जो संवेग हैं और आपकी जो बुद्धियां हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं प्रभावित होती हैं। निश्चित तौर पे इस प्रभाविता के कारण भी आप कह पाएंगे कि बच्चों में क्या होती हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने में नजर आती हैं। गरीबी अमीरी इस आधार पर कई सारे प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। सोच में भी कई सारे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। जो गरीब घरानों के बच्चे हैं, जो अमीर घरानों के बच्चे हैं, इन सारी बच्चों में को लेकर के आप सोच के आधार पर भी देखोगे बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल जाएंगी। आप अगर बच्चा अच्छे घर से है, अच्छे पैसा वाला है तो क्या होगा, अच्छे से जो है उसको संतुलित आहार मिल पाएगा, अच्छे से भोजन कर पाएगा, अपने कार्यों को सही से संपादित कर पाएगा, सही चीज़ें उसको मिल पाएंगी, उसको सही मार्गदर्शन भी मिल जाएगा अगर उसके माँ बाप पढ़े हैं तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे। और कोई बच्चा मतलब गरीब घर से है, संसाधनों का अभाव है उसके पास, तो उन संसाधनों के अभाव में वो जीना सीखेगा। वो क्या होगा, समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, बहुत अनुभव बटोरने पड़ेंगे और बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। हो सकता है इस मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आएँ और शिक्षण कार्य बाधित हो, बच्चे का जो शिक्षण की क्रिया है वो बाधित हो। तो आप देखेंगे
आर्थिक स्थितियों के आधार पर भी, उनकी सामाजिक स्थितियों के आधार पर भी बच्चों में विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास है उसको लेकर के चर्चा की थी। आज मैंने आपको वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में बताया। मैंने बताया कि क्लासरूम के अंदर तरह तरह की वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। उन वैयक्तिक विभिन्नताओं को पहचानते हुए एक शिक्षक को कक्षा शिक्षण करना होता है, और शिक्षक को जो कक्षा शिक्षण करने जा रहा है उस कक्षा शिक्षण से पूर्व उसने जो अपने शैक्षणिक उद्देश्य जो बनाए हुए हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए ज़रूरी है कि उनकी अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। बच्चों को वो उपलब्धियां तभी प्राप्त होंगी जब क्लासरूम के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटीज़ हैं, जो क्लासरूम के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उन सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझें, उस हिसाब से बच्चे को आप ट्रीट करें। और जब उस हिसाब से आप बच्चे को ट्रीट करेंगे तो बच्चे आपके साथ आत्मसात होकर के जुड़ेंगे, निर्भीक होकर के जुड़ेंगे। जब आपसे बच्चे निर्भीक होकर के जुड़ेंगे तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे चीज़ों को। जब वो अच्छे से सीख पाएंगे तो आपका शिक्षण कार्य अच्छे से सफल हो पाएगा। निश्चित तौर पे एक शिक्षक के तौर पर भी आप इसको व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान आपके लिए होना अति आवश्यक है। और इनकी ये पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस को आप याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर इसकी व्याख्या की हुई है। ये सारे सवाल प्रश्नों में कई सारे एग्जाम में बन जाते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने, जब भी हम अब नया लेक्चर शुरू करेंगे, जो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे 2 या 3 मिनट के अंदर। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे ये पढ़ा था कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई। तो आप जान रहे होंगे मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड साहब ने सन 1879 इसमें कहाँ स्थापित की थी, आपको लीपिजिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी की, उसमें स्थापित की थी। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, विलियम जेम्स ने लिखी। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरिस्टो को कहा जाता है। इस तरह के सवाल आप लोगों, चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा, इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर के अगले हम लेक्चर में लगातार पढ़ने से पहले 2, 4, 5 मिनट उसको रिवाइज करेंगे, ताकि जो परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं उन चीज़ों को रिवाइज करते चलेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा और आप अच्छे से इसके आप प्रकारेंगे समझ पाएंगे। और आपके लिए एकदम से कोई भी समस्या नहीं आएगी कि आपको इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने को पड़ा है। मेरा प्रयास होगा आपको पढ़ाते वक्त ही मैं चीज़ों को याद करा दूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।